हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी, आत्मकथा, मैं सत्य कथा और आत्मकथा उसकी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे सुनने पर मेरा दिल तो बहुत बेचैन हो गया। बहुत ही आकुलता हो गई मुझे कि कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। तो इस कहानी में मैं उसका नाम बदल करके प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि उसने परमिशन नहीं दी है नाम अपना बोलने की। और दूसरी बात कि ये इतनी टची कहानी है, इतनी मार्मिक कहानी है कि इसको दिमाग में रख रख करके एक एक पॉइंट्स को बोलना संभव नहीं है। तो मैं इसलिए लिख करके मैंने रखी है ये कहानी, और मैं वो पढ़ करके आपके सामने पेश कर रही हूँ। और हो सकता है ये कहानी आपकी भी किसी की हो, मेरी हो सकती है। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि इस आत्मकथा का, इस सत्य कथा का कोई भी पहलू अनछुआ ना रह जाए। तो इसलिए वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप लोग रोक रोक करके ही सही वीडियो को सुनिएगा ज़रूर पूरी। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए कि अभी भी हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस है, लड़कियों को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। तो हो सकता है किसी की ज़िंदगी सुधर जाए इस कहानी से। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। हमारी समाज में लड़की को जन्म के साथ ही पराया मानकर उसकी परवरिश की जाती है। कभी उसे ये आत्मविश्वास दिया ही नहीं जाता कि उसके साथ यदि कुछ गलत होता है तो वो कभी भी अपने को अकेला ना समझे। बात बात में उसे कहा जाता है कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, यहाँ मत जा, ये मत पहन। तो इस प्रकार से उसको ये कहा जाता है कि पराए घर जाएगी तो सास क्या कहेगी कि माँ ने कुछ सिखा कर ही नहीं भेजा। तो इस प्रकार वह एक पराएपन के एहसास के साथ बड़ी होती है। जैसे कि कोई रोबोट हो, वो लड़की एक रोबोट की तरह अपने आप को फील करती है। ऐसे वातावरण में पलने वाली लड़की, जिसका कंट्रोल या तो मायके वाले के हाथों में होता है या ससुराल वालों के हाथों में होता है। तो बस शादी करी और लड़की को मरने के लिए या मर मर के जीने के लिए पेरेंट्स की तरफ से छोड़ दिया जाता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। ऐसे वातावरण में बहुत से बच्चे टूटे हुए रिश्तों का दर्द लेकर बड़े होते हैं। वो सोचते रहते हैं कि आखिर हमने गलत किया क्या, किस चीज़ की हमें सज़ा मिल रही है। बिना गलती उन्हें गलत साबित किया जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वे रिश्ते संभल नहीं पाते, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना अपनी काल्पनिक नकारात्मक सोच से बंधे होते हैं। रिश्ते वहीं निभते हैं जहां दोनों तरफ से सकारात्मक सोच हो। लेकिन यदि किसी ने खुद को सर्वोपरि मान ही रखा हो तो रिश्ते बचाने की एक तरफा कोशिशें भी नाकाम ही होती हैं। हेमा, उस लड़की का नाम मैंने कल्पित लिया है, हेमा के रूप में मैं उसकी बात को कह रही हूँ। हेमा भी ऐसे ही टूटे रिश्तों के साथ बड़ी हुई। 6 साल की हेमा बहुत ही मासूम और नासमझ बच्ची थी। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसकी शरारतों से तंग आकर के उसे घर के नौकर के साथ छत पर खेलने के लिए भेज दिया जाता था, अपने ताकि घर वाले अपने अपने काम धंधों को आसानी से निपटा सकें। किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ऊपर ले जाकर नौकर उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या क्या करता होगा। बहुत कम माता पिता अपनी बेटी की परवरिश के प्रति सावधान रहते हैं। आज की मम्मियाँ भी नौकरी के लालच में अपने बच्चों को मेड्स के हवाले छोड़ देती हैं। उन्हें नहीं समझ कि मेड्स उनको, उनके बच्चों की कैसी परवरिश करेंगी। अरे जो खुद ही मेड हैं, जिन्हें खुद ही संस्कार नहीं है, जो खुद ही अनएजुकेटेड हैं, सुविधाओं के अभाव में जिनका जीवन पला बड़ा है, ऐसी मेड्स बच्चे तो हमारे बच्चों को क्या संस्कार देंगी। वो बस वो तो खाना खिला दिया, नहला धुला दिया, कपड़े पहना दिए, बस थोड़ा खेल ली उनके साथ, उसी तरह से वो बच्चों को ग्रो कर देती हैं। बच्चों के अंदर क्या संस्कार आने चाहिए वो मेड्स कहाँ दे पाती हैं। तो ये हमारे समाज के हालात हैं। तो वो नौकर भी हेमा के साथ गलत हरकतें करता था। नन्ही सी बच्ची किसी को कुछ कह नहीं पाई। उसे समझ ही नहीं आता था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि चौथी बेटी होने के कारण उसे कदम कदम पर बोझ या परायेपन का एहसास होता था। तो वो घर में कभी किसी से खुल करके कह नहीं पाई। घर में एक दादी हुआ करती थी उस की, हेमा की। तो वो डरे नहीं रात को सोने में, इसलिए छोटी सी हेमा को
उनके कमरे में सुला दिया जाता था। तो जबकि किसी ने ये नहीं सोचा कि वो हेमा जो खुद ही छोटी सी उम्र पर है, वो कैसे इतनी बड़ी बुजुर्ग दादी का सहारा बन सकती हैं। वो खुद ही डरती थी। 6 साल की, 5-6 साल की बच्ची, वो खुद ही डरने की उम्र पे थी। वो क्या किसी को निडरता देती। दादी के कमरे में 2 दरवाजे हुआ करते थे। आधी रात को उसका, हेमा का इकलौता भाई, एक दरवाजे से अंदर घुसता था और हेमा के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था। नन्ही सी हेमा तो उसका मतलब भी नहीं समझती थी, लेकिन उसे ये सब अच्छा भी नहीं लगता था। तो उसने अपने भाई से कहा वहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन भाई नहीं गया। तो फिर उसने फिर शोर मचा दिया। पहले उसने भाई को बोला बड़े आराम से कि मैं घर में सबको बता दूंगी अगर तू नहीं जाएगा तो लेकिन वो नहीं गया। तो उसने हिम्मत की और शोर मचा दिया, चीखी, मतलब ज़ोर से। तो उसकी चीख सुन करके सारे घर वाले उठ करके और आ गए उसके कमरे में। तो इतनी देर में भाई उसके चीखते ही दूसरे दरवाजे से, दादी के कमरे के 2 दरवाजे थे, मैंने बताया ना आपको, बहुत बड़ा घर परिवार था उसका। तो दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकल गया, कोई उसको उस कमरे में देख नहीं पाया। तो जब सारे लोग आ गए और उसने बताया हेमा ने कि ये भैया रात को आकर के मुझे डराता है, वो ये बेचारी कुछ भी नहीं बता पाई कि वो क्या करता है। उसको समझ ही नहीं थी ना, इतनी छोटी बच्ची को। बस वो ये बोलती रही कि ये मुझे डराता है। तो इस पर उसके पापा ने ये कह करके उसकी बातों को टाल दिया। 2-4 बार हुआ, वो टाल देते थे, बोलते थे कि सपने में डर गई होगी। तो अपनी बातों को इस तरह से नज़रअंदाज होते देखकर धीरे धीरे वो खामोश होती गई। लेकिन उसके मासूम मन के किसी कोने में एक ऐसे साथी की तलाश खड़ी हो गई जो उसकी भावनाओं को समझ सके, जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके, जिसे अपनी बात कहते हेमा को डर नहीं लगे। अनजाने में पनपी उसकी ये भावनाओं से अंकुर फूटा जब वो युवावस्था में पहुंची और उसे किसी से प्यार हो गया। कब उसे पता ही नहीं चला। आगे, क्योंकि ऐसा बच्चा जो घर में जिसकी भावनाएं, जिसकी बातें अनसुनी की जाती हो ना, वो डेफिनेटली आगे चल कर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करता ही है। ये एक साइकोलॉजी है हर इंसान की। तो हेमा के साथ में भी ऐसा ही हुआ। आगे की सच्चाई बताने से पहले मैं आपको ये बताना गलत नहीं समझूंगी कि उसका भाई 2-3 बेटियों के बाद जन्मा उस घर का इकलौता बेटा था। आज भी भारतीय परिवारों में बेटे को स्वर्ग मोक्ष जाने का कारण माना जाता है। उस समय पर तो बहुत ही माना जाता था कि बेटा माता पिता की चिता को अग्नि देगा, उनका श्राद्ध करेगा तो उनको मुक्ति मिलेगी। ये क्या सोच है। मैंने जब हेमा की बातें सुनी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कैसी सोच है। खुद अच्छे कर्म करो मत और बेटा पैदा करके फ्री में स्वर्ग मोक्ष ले लो, ये क्या बात हुई। तो लेकिन ऐसी ही सोच आज भी है हमारे समाज में। अगर नहीं होती तो श्राद्ध प्रथा वगैरह ख़त्म हो जाती। ये साल में 2-2 बार श्राद्ध के दिन आते हैं और श्राद्धों का होना, और माता पिता की चिता को बेटा ही अग्नि देता है, ये सारी बातें मेरी इस बात की पुष्टि करती हैं कि ऐसी मान्यता में भारतीय परिवार जीते हैं। तो ऐसी ही परवरिश में हेमा का भाई भी बुरी तरह से बिगड़ चुका था। उसको प्रायोरिटी मिलती थी ना घर में, सब बच्चों की अपेक्षा उसे प्रायोरिटी दी जाती थी, उसकी बात मानी जाती थी। तो धीरे धीरे वो बिगड़ता चला गया। छोटे से बच्चे को समझ भी क्या होती है। तो मुझे तो ये लगता है कि पेरेंट्स का बच्चे के बिगाड़ने सुधारने में बहुत बड़ा हाथ होता है, अनजाने में ही सही, लेकिन वो बिगाड़ बैठते हैं अपने ही बच्चे को। तो वो हेमा का भाई भी बिगड़ गया। और देखो मज़े की बात ये कि जब बच्चा बिगड़ता है हमारी गलतियों से, और उसे जब बड़ा होकर के वो गलत रास्तों पे चलता है तो दोष भी हम उसे ही देते हैं। सभी माता पिता फिर बच्चे को दोष देते हैं, उसी से नफरत करने लगते हैं उसकी गलत हरकतें देख देख करके। तो अपनी परवरिश को नहीं दोष देता कोई भी। तो यही हाल बेटियों के साथ में भी होता है। बस फ़र्क इतना है कि बेटे को अधिक लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया जाता है और बेटियों को परायपन के बोझ से दबा दिया जाता है। तो बिगड़ तो दोनों ही गए ना, बोझ से दबा व्यक्ति एक, वो भी तो बिगड़ने में ही है। उसकी अपनी जो अपने टैलेंट्स होते हैं, उसकी जो अपनी एक स्किल्स होती हैं अंदर, वो सब खत्म हो जाती हैं। कम्युनिकेट नहीं कर पाता वो समाज के साथ में खुल करके। तो ऐसे ही लड़कियों के साथ में भी हमारी समाज में होता है।
ऐसी अज्ञान भरी मान्यताओं के बीच पलने वाली बेटियों को नौकरी की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी उस समय में। आज की तो लड़कियों ने खुद नौकरी करने के अधिकार छीन लिए हैं, वास्तव में दिए नहीं गए उनको भी, उन्होंने ज़बरदस्ती छीने हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपनी मम्मियों को उनकी सास के और उनके पति के मतलब द्वारा दबाया जाते, डोमिनेट करते देखा है। तो वो दब गई, उन्हें समझ आ गया कि भाई हम खुद पैसा कमाएंगे तो कोई हमें इस तरह से दबा नहीं पाएगा। और उन माँओं ने भी, उन जमाने की माँओं ने भी यही सोच करके कि हमारा जीवन हमारी बेटियां नहीं जिएंगी, तो उन्होंने भी अपनी बेटियों को प्रमोट किया, उनके लिए स्ट्रगल किया और खड़ी हुई उनके आगे, उनको नौकरी करने पे निकाला। तो अब हेमा को भी नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी, तो उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता था कि 2 घरों की इज्जत तेरे हाथ में है। इस तरह अपनी इज्जत, अपनी खुशी के बारे में सोचने का उससे कोई अवसर ही नहीं दिया जाता था। ऐसे समाज से मेरा एक सवाल है, 2 घरों की इज्जत का दायित्व सिर्फ लड़की पर ही क्यों, लड़कों पर क्यों नहीं? जब पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है, तो उसके हिस्से का दायित्व निभाने में फिर पति को पीछे क्यों रखा जाता है? पति का भी तो रोल बनता है ना कि वो पत्नी के दायित्वों में उसके साथ खड़ा रहे। लड़की के घुट घुट कर जीने को 2 घरों की इज्जत कैसे कहा जाता है? कैसे कह सकता है कोई? क्योंकि घुट घुट करके जिए बिना कोई किसी की इज्जत को बना के नहीं रख सकता। सच्चाई सामने नहीं लाएगा ना ऐसा व्यक्ति। उसे ये बचपन से ही डरा के रखा जाता है कि 2 घरों की इज्जत तेरे हाथ में है, तो वो खुल करके सच्चाई किसी के सामने कह ही नहीं पाती लड़की, वो दब जाती है इस संस्कार के आगे। तो ऐसा ही हेमा के साथ में भी हुआ। झूठी इज्जत के दीमक लगे ऐसे संस्कारों में बेटियां बड़ी होती हैं। अत्याचार उनके गुण माने जाते हैं, अत्याचारों को सहना उनके गुण माना जाता है। बड़ों के सामने अपनी बात कहने को भी निर्लज्जता और चुपचाप अन्याय सहने को लज्जा कहा जाता है। पहले ज़माने में तो ऐसी परवरिश में पली बेटियां अक्सर ससुराल में जाकर के जला दी जाती थीं या आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी जाती थीं। कभी कोई सास या ननद जलकर मरती नहीं थी। कभी किसी ने ये बात सोची नहीं कि सास और ननद भी तो रसोई बनाती थी ना, तो वो क्यों नहीं जली कभी? बहुएं क्यों जलती थीं हमेशा? तो खैर, ऐसी ही सड़ी गली स्वार्थ, अहंकार की बदबू फैलाने वाली मानसिकताओं के बीच में हेमा बड़ी हुई। बहुत इंटेलिजेंट होती थी हेमा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। कारण वही जो मैं ऊपर बता आई हूँ। वैसे भी वो जानती थी कि उसे नौकरी तो करने नहीं दी जाएगी, इसलिए ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करना। वो मौज मस्ती में लगी रही बचपन में। शादी के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी थी उतनी उसने पढ़ ली। हेमा कॉलेज में आ चुकी थी। एक बार उसके जीजा जी और बहन उसके घर आने वाले थे, अपने मायके मतलब आने वाले थे। तो हेमा को बड़ा शौक चढ़ा कि जीजा जी आएंगे, जीजा जी आएंगे। तो घर में तिल के लड्डू, सर्दियों का समय था और तिल के लड्डू बने हुए थे, तो 6 लड्डू बचे हुए थे। तो उसने वो लड्डू चाय के साथ जीजा जी के लिए निकालने चाहे, तो उसकी मम्मी ने उसको ये कह के रोक दिया कि भैया आकर के जब लड्डू मांगेगा और उसे नहीं मिलेंगे तो वो तूफान खड़ा कर देगा, इसलिए इनको तू मत परोस। तो उसका मन और बुझ गया कि क्या बेटियों का शादी के बाद अधिकार नहीं रह जाता मायके पे? उसकी बहन आ रही हैं, जीजा जी आ रहे हैं, तो क्या वो तिल के लड्डू नहीं खिला सकती? भाई को नहीं कहा जा सकता क्या कि तेरे बहन और जीजा जी आए थे, उनको परोस दिए गए वो लड्डू? लेकिन नहीं, वो तूफान खड़ा करेगा, इसलिए जीजा जी को लड्डू बहन के लिए नहीं परोसना। तो वो बेचारी वहाँ भी सहम के रह गई। ऐसी ही घटनाओं से शादी के पहले ही मायके से उसका मोह हटने लगा था। उसकी बनी पेंटिंग्स आदि भैया के डर से घर में सजाने नहीं दी जाती थीं। उसे लगने लगा कि ससुराल जाकर अपने तरीके से अपना घर बसाएगी, अपना घर सजाएगी। और बुराई भी क्या है, हर लड़की के मन में ऐसी भावनाएं डेवलप होंगी, क्योंकि माँ बाप भी तो उसके मन में ये डाल रहे हैं ना कि तेरा घर होगा, तेरा घर तेरी ससुराल होगा, पति का घर तेरा घर होगा, यहाँ तेरा हक नहीं है। ये बातें तो माँ बाप ने ही डाली हैं उसके दिमाग में। तो उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में बेचारी के ये भर गया कि मेरा जब अपना घर होगा तो मैं उसे अपने तरीके से सजाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि दुर्भाग्य अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। शादी भी उसकी पसंद के लड़के से नहीं की गई, जिससे वो प्यार करती थी, उससे शादी नहीं की गई।
मन मारकर उसे माता पिता की मर्जी से शादी करनी पड़ी। अनेक सपने लेकर के जब वो ससुराल आई तो वहाँ भी उसका पति बेहद घमंडी ने हेमा ने ये सारी बातें बताते बताते वो बहुत रोई। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने भावनाओं पर काबू किया। तो उसने बताया कि उसका पति बहुत घमंडी और डोमिनेटिंग नेचर का था। जैसे जैसे पति के पास पैसा बढ़ता गया उसका अहंकार भी सिर चढ़कर बोलने लगा। मायके से भी अधिक उसे पति द्वारा दबाया गया। इतना परायापन तो शायद उसे मायके में भी महसूस नहीं हुआ होगा। उसने बहुत तकलीफ के साथ दर्द भरी आवाज़ में मुझे बताया कि सच में इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना डोमिनेट तो मुझे मायके में भी नहीं किया गया जितना उसके पति के साथ में उसे सहना पड़ रहा है। अभी भी सहना पड़ रहा है। अभी तो वो वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, तभी भी उसे ये सब सहना पड़ता है। बचपन से अन्याय सहते हुए वो कब विद्रोही भी बन गई उसे नहीं पता चला। बिना गलती के पति के हाथ उठाने पर अपने बचाव का प्रयास भी उसका बेकार हो जाता था मर्दाना ताकत के आगे, क्योंकि पुरुष की ताकत एक अलग होती है। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती थी पति का, ताकि मार खाने से बच सके, तो वो पति को नहीं रोक पाती थी और पिटना पड़ता था उसे। अहंकारी होने के साथ ही पति इतना मायाचारी भी था। मेरा खुद का मन भर आया है ये बात बताते बताते। तो सोचो ऐसी लड़कियों पर क्या बीतती होगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि उसका पति अहंकारी होने के साथ साथ मायाचारी भी बहुत ज़्यादा था। इतना मायाचारी था कि हेमा की अनकही बातें जो उसने कभी कही नहीं होती और कोई भी कार्य जो उसने कभी किया नहीं होता, सोचा भी नहीं होता कहने या करने के लिए, ऐसी बातें भी मनगढ़ंत बना करके उसके पति ने दुनिया में फैला दी। दुनिया भर में फैलाकर उसे एक बहुत बुरी पत्नी और बहुत बुरी बेटी के रूप में उसके मायके में प्रसिद्ध कर दिया। तो मायके से उसका अपनापन पहले ही खत्म हो चुका था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसीलिए पति के अत्याचारों को कभी मायके में भी नहीं कह पाई। हाँ, उसे एक शिकायत अपने मायके वालों से हमेशा रही और उसका कहना है कि इस जन्म में शायद वो शिकायत जाएगी भी नहीं। क्या शिकायत है? कि यदि उन्हें अपनी बेटी को इसी तरह उपेक्षित करना था तो उसे उसकी मर्जी से शादी क्यों नहीं करने दी। यदि उसने अपनी मर्जी से शादी की होती तो आज के दुखों की वो अपने आप को खुद जिम्मेदार मानती, तो उसे शायद इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन अरेंज्ड मैरिज में तो बेटी के दुखों के निवारण का दायित्व भी मायके वालों का बनता है ना, लेकिन उसके मायके वालों ने वो दायित्व कभी नहीं निभाया। हेमा ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। ससुराल में सबको पता चल गया कि उसने जहर खाया है, लेकिन पुलिस केस बन जाने के डर से कोई उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। और हेमा ने बोला कि ये कलयुग की ही कहानी ही ऐसी है कि आजकल तो जहर भी नकली हो गया है। जीवन शेष था उसका, इसलिए जहर भी बेअसर हो गया। उसके मायके में कुछ लोग डॉक्टर थे, पर किसी ने एक बार भी अपने दामाद से ये नहीं कहा कि तूने ऐसा क्या किया जो हमारी बेटी को तेरे घर में ये कदम उठाना पड़ा। हेमा के मन में आज भी एक दर्द है। उसका कहना है कि यदि एक बार के लिए भी घर के डॉक्टर सदस्यों ने एक बार भी अगर मेरे पति से ये बात कही होती है, धमकी दी होती, बेशक पुलिस में ना जाते, पर एक बार धमकी भी दी होती ना कि हम इसका मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं और तूने ऐसा क्या किया कि जो इसको जहर खाना पड़ा, तो शायद उसका पति डरता और उसके ऊपर इतना हावी ना हो पाता। और तब भी उसने नहीं बताया। उसकी हिम्मत देखो, उसकी पेशेंस देखो कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। इतनी डिप्रेशन में रही होगी वो कि उसको जहर तक खाना पड़ गया। ये बहुत भारी डिप्रेशन वाला व्यक्ति ही कर सकता है जहर खाने का काम। लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मायके वालों को ये नहीं बताया कि उसने ये स्टेप क्यों उठाया। चुपचाप बस पड़ी रही। तो जितना वो सोचती कि आखिर मेरी गलती क्या है, उतना ही उसका डिप्रेशन बढ़ता, क्योंकि गलती समझ ही नहीं आती थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो कहाँ गलत है। पति से पूछती मेरी गलती क्या है, तो वो कहता कि तू मुझे उकसाती है। उकसाती है, सुनिए फ्रेंड्स, कोई गलती नहीं थी पति के ज़बान पर उसकी जिसको वो हेमा की गलती बता सकता कि जिस गलती के कारण
उसे पीटने को मजबूर होना पड़ता है, ऐसी कोई गलती नहीं थी। बस एक जवाब होता था, जब जब उसने पूछा एक ही जवाब होता था। कोई और भी उसके पति से पूछता था तो भी उसके पास एक ही जवाब होता था कि ये मुझे उकसाती है। तो हेमा ने बोला कि पति के सामने अपनी बात को रखना क्या उकसाना होता है? सच तो ये है कि उसके पति के सामने अपनी बात को रखना ही पति के अहम को ठेस देता था, उसके अहंकार को ठेस लगती थी, जिससे उसका क्रोध बढ़ता था और अपनी उसी कमजोरी को वो हेमा का उकसाना कहकर उसी पर दोष थोप देता था। उसके पति का कहना था कि मैं तेरा पेट पालता हूँ। सोचिए फ्रेंड्स, ये कितनी पुरानी बातें, किस जमाने का पति रहा होगा वो, कि जो ये शब्द उसको बोलता था कि मैं तेरा पेट पालता हूँ, तू मेरे सामने मुंह भी कैसे खोल सकती है। उसका ये भी कहना और मानना था उस पति का कि स्त्री की बुद्धि खोपड़ी के निचले भाग में, यहाँ नहीं, वो यहाँ मानता था कि उसके औरतों की बुद्धि यहाँ होती है, तो इसलिए वो कम अक्ल होती हैं। तो तू मेरे सामने बात ही मत किया कर, जो मैं कहूँ तो वो किया कर। तो ऐसी बातों पर हेमा कह देती थी कि आपकी भी तो माँ बहन हैं, स्त्रियां हैं, उनके बारे में भी कभी ऐसा सोचते हो क्या? बस इतना उसका बोलना और जूते चप्पलों की बरसात होना, ये उसके ऊपर होता था। अहंकारपूर्ण व्यवहार उस इंसान का सिर्फ हेमा के साथ ही नहीं था। ऐसा अहंकारपूर्ण व्यवहार, वो इतना इगोइस्टिक व्यक्ति था, इतना इगोइस्टिक था कि पैसा ज़्यादा कमा लेने से और घमंड सातवें आसमान पर चढ़ गया था कि वो घर के नौकरों के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करता था। और हाँ, एक बात जो मुझे अभी अभी याद आई कि वो अब्यूजिंग लैंग्वेज के बिना बात ही नहीं करता वो व्यक्ति, चाहे बिजनेस में हो, चाहे बाहर, चाहे घर में, हर पल फ़ोन पर भी वो तो मतलब नेहा उससे, सॉरी मैं बेटी के घर आई हुई हूँ ना, तो सारा दिन नेहा नेहा करती रहती हूँ उसको, तो मेरे मुंह से बार बार उसी का नाम निकल रहा है, सो सॉरी। तो हेमा, तो अब तो खैर वो समाज में भी ऐसे ही करता था, लेकिन समाज से वो सिमट गया है थोड़ा सा, क्योंकि वो, मैं तो उसको नार्सिस्ट बोलूँगी ऐसे व्यक्ति को, तो क्योंकि वो नार्सिस्ट जो है वो उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि उसके क्रोध के फल में उसे फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे, बल्कि बदनामी के हारों से उसका स्वागत समाज में किया जाएगा। इसलिए वो समाज में से तो बहुत हद तक उसने अपना व्यवहार ऐसा घराम वाला समेट लिया। लेकिन पत्नी कहाँ जाए? तो झूठा इतना कि सिंपल ग्रेजुएट है वो व्यक्ति, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद भी अपने आप को सारी दुनिया भर में इंजीनियर बता के रखा हुआ है। मैंने बोला हेमा को, मैंने कहा तू बोलना किसी दिन किस लोगों के सामने कि इनकी डिग्री तो देखो, एक बारी बोलो तो कि भाई अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दिखाओ ला करके। तो वो चुप हो गई, कहती छोड़ो कौन बात बढ़ाए। और उस व्यक्ति को एक और भी तकलीफ थी, वो ये कि हेमा को बेटा नहीं हुआ। उसे बेटा चाहिए था, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बेटा होना इतना ज़रूरी माना जाता था। आज भी हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं, इवन मेरे अपने मायके में भी ऐसी मेंटेलिटी रही है मेरे पेरेंट्स की, बेटा बेटा। तो क्या करें, अब जो है फैक्ट वो है। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि आजकल तो ऐसा नहीं होता, तो भी मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो। आज की लड़की बेशक कमाने लगी है, पर अधिकतर पुरुषों की डोमिनेटिंग नेचर आज भी वही है। कमाने वाली लड़की को भी दबाया जाता है, उल्टा उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। वो घर के काम करके जाती है, सबके टिफ़िन बना के जाती है, अपना भी पैक करके लेके जाती है, फिर वहाँ पे काम करती है ऑफिस में, फिर आते से ही फिर घर की जिम्मेदारी देखती है, छोटे बच्चे हैं तो उनको भी संभालती है। तो ये उल्टा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन लड़के लोग फिर भी डोमिनेट करते हैं। इसीलिए तो आज की शादियां भी 2-4 साल से ज़्यादा नहीं चलती। मेरी बेटी की एग्जाम्पल देती हूँ आपको ऐसे लड़कों के लिए जो आज के होकर के भी किस तरह डोमिनेट करते हैं वाइफ को। मेरी बेटी की अमेरिका में रहने वाली एक सरदारनी फ्रेंड हुआ करती थी, तो इंजीनियर थी वो लड़की। तो उसके हस्बैंड ने उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। कहाँ? अमेरिका में रहने पर भी
जानवरों जैसा उसके साथ व्यवहार करता था। और आज लगभग 5-6 साल या उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है, उस लड़की का कुछ पता नहीं है। इंडिया में उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं है। शायद उसके पति ने मार दिया है या वो खुद घर से भाग चुकी है, लेकिन नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं, या पागल हो चुकी है, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तो ऐसे ही एक और भी एग्जाम्पल है, हमारी ही जैन कम्युनिटी की लड़की अमेरिका आई शादी करके, तो उसके भी हस्बैंड ने उसको जॉब करवाई और उससे सारी उसकी सैलरी ले लेता था। घर खर्चा सारा उसकी सैलरी से होता था, मकान का रेंट उसकी सैलरी से जाता था, उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा और उसको मारता पीटता भी था। वो बेचारी अपना 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 पति अपना घर करती रही और सारा उसने अपनी सेविंग्स बिल्कुल नहीं कर पाई। तो ऐसे में फिर लेकिन अत्याचार जब बढ़ते रहे तो उसने डिवोर्स ले लिया उससे, और अपनी बेटी को लेकर के, एक बेटी हो चुकी थी उनकी, उसको लेकर के अमेरिका में ही अलग रहने लगी, डिवोर्स ले लिया। तो कहने का मतलब कि ये सब जो बातें हैं ना, ये बताती हैं, ये आज की ही लड़कियों के दृष्टांत हैं, वो ये बातें बताती हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री में इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतना सरल और सख्त कानून है अमेरिका में, उसके बावजूद भी वो अपने ऊपर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत नहीं कर पाई कोर्ट में। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बेटियों को बचपन से ही दबा के रखा जाता था और उन्हें यह आत्मविश्वास रहता ही नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर 2 घरों की इज्जत जो मैं आपको बताए, इसी डर से वो लड़की डिवोर्स तो जरूर लिया लेकिन कंप्लेंट नहीं कर पाई। अगर एक बार भी डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट कर देती ना, तो उसका पति आज सलाखों के पीछे होता। और वो जो इंजीनियर लड़की, मेरी बेटी की फ्रेंड की बात मैंने बताई, वो भी अगर एक बार भी 911 पर कॉल कर देती तो वो अरेस्ट हो जाता और वो लड़की आज जिंदा होती, पता नहीं कहाँ है इंजीनियर लड़की। तो इस तरह से हेमा जैसी लड़की, फिर जो कि कमाती भी नहीं थी, ऐसी लड़की, घरेलू आर्थिक रूप से पति पर निर्भर लड़कियां ऐसी हिम्मत कैसे जुटा सकती हैं? बताओ, हेमा भी नहीं जुटा पाई। ये तो एक हेमा की कहानी है। आप YouTube पर जोश चैनल पर जाइए, और भी बहुत भरी पड़ा है, YouTube भरा पड़ा है ऐसी लड़कियों की कहानी से, जो पति पीड़ित पत्नियां अपनी कहानियां, अपनी आत्मकथा अपनी जबानी सुना रही हैं। वो आज की लड़कियां हैं, कोई पुराने ज़माने की नहीं है, आज की लड़कियों की कहानी है ये। तो इसी तरह से हेमा जैसी लड़कियां आज भी देश में भरी पड़ी हैं। अवैतनिक होने से तलाक की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसके भी वो भी बेटियों की माँ है, तो उसको ये भी रहा कि मैं अलग हो भी गई तो मेरी बेटियों को मैं क्या फ्यूचर दे पाऊँगी। तो वो चुपचाप पति के अत्याचार सहती रही और हाउसवाइफ बनकर हर पल मर मर के जी रही है, आज भी जी रही है। 2 घरों की इज्जत का डर भी बचपन से ही उसके दिमाग में कूट कूट के भर दिया गया था। अफसोस की बात यह है कि हमारी समाज ने स्त्री को ये तो सिखा दिया कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन पुरुष को ये कभी नहीं सिखाया कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये कभी नहीं सिखाया। हेमा ने अपने सारे शौक छोड़कर देख लिया कि पति खुश हो जाए किसी तरह, लेकिन वो पति खुश ना हुआ। शादी के 7 दिन के बाद ही उसने मेकअप करना छोड़ा। क्यों? क्योंकि पति को पसंद नहीं था मेकअप करना। उसने वो शादी के तुरंत 7 दिन के बाद, कितने शौक होते हैं लड़कियों के यार, कितने अरमान होते हैं, वो सब उस बेचारी ने कुर्बान कर दिए। पति को पसंद ना होने से काला रंग भी पहनना छोड़ दिया, पर पति परमेश्वर उसकी शिकायतें बढ़ती ही चली गईं, कम नहीं हुई। कमाल की बात है ना, काला रंग तो पसंद नहीं, लेकिन मन और व्यवहार इतना काला, वो कैसे सहन हो रहा उस व्यक्ति को। और मजे की बात देखो, तलाक के लिए बचपन के अपने एक वकील दोस्त को घर ले आया। तलाक किस लिए? कि बेटा चाहिए। हेमा बेटा नहीं दे पाई थी, तो वकील को ले आया, बचपन के दोस्त को, कि भाई मुझे इससे तलाक चाहिए। अब वकील तो बड़े शातिर दिमाग के होते हैं, दूर से ही भाप जाते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं कि किसकी गलती हो सकती है, कौन कैसा व्यक्तित्व का इंसान है। तो उसने जब हेमा से बात की अलग से, तो उससे बात करके हेमा से, उसको वकील को ये समझ आ गया कि ये लड़की ऐसी है ही नहीं जैसा उसका पति बता रहा है। तो उल्टा उसने अपने दोस्त को ही डांटा और बोला कि 4 पैसे क्या तूने कमा लिए, तेरा घमंड साथ में आसमान पर चढ़ गया, वरना ऐसी पत्नी को तलाक देने की तू सोच भी कैसे सकता है। मतलब उसने उसका तलाक नहीं करवाया और मना करके चला गया कि मैं ये काम नहीं कराऊंगा।
इतना ही नहीं, उसने ज़बरदस्ती घर में नौकर रखने शुरू किए। उसको किसी भी तरह से उसकी पत्नी को, हेमा को दबा के रखना था। लेकिन हेमा का नेचर ऐसा नहीं था, वो दबने वाली लड़कियों में से नहीं थी। गलत भी नहीं करती थी मगर गलत बात को बर्दाश्त भी नहीं करती थी। तो उसने हेमा को डोमिनेट करने के लिए घर में नौकरों का राज करवा दिया, कि भाई ये किसी तरह से दबे मेरे आगे, मेरी खुशामदें करे। तो ऐसा नहीं किया हेमा ने तब भी। तो लेकिन वो अपनी रसोई कभी नौकरों के हाथ में देना नहीं चाहती थी। फिर उसे बचपन में अपने साथ हुए नौकर का व्यवहार भी याद था, और उसके घर में भी बेटियां थीं, तो वो नहीं चाहती थी कि घर में नौकर आएँ। लेकिन शायद भाग्य को अभी भी हेमा पर तरस नहीं आया था। जालिम पति ने नौकरों को आदेश दिया कि मेरा खाना तुम बनाओगे, हेमा नहीं बनाएगी। बस यहाँ से उस बेचारी का पति के प्रति रहा सहा अपनत्व भी खत्म हो गया। और उसने उसने मुझे बताया, हेमा ने, इस तरह से खाने का सामान जो भी वो बना रही थी रसोई में, उसने ऐसे फेंका और बोली, कहती कि उस दिन के बाद से मैंने पति का खाना बनाना बंद कर दिया। और इस चीज़ के बाद भी, क्योंकि वो झुकी नहीं, पति ने उसको झुकाने की इच्छा से नौकर हावी किए थे, लेकिन वो झुकी नहीं पति के आगे, क्योंकि वो गलत व्यवहार कर रहा था। अगर वो प्यार से पेश आता तो वो कर ही रही थी ना उसका सारा काम। पत्नी करती है, घर की सारी व्यवस्थाएं संभालती है, और वो कर ही रही थी। लेकिन पति का तो तरीका ही बिल्कुल निराला था। तो उसको भी गुस्सा आ गया और उसने छोड़ दिया उसका खाना बनाना। उसके बाद भी उसके पति ने उस दुनिया भर में जाकर ये बातें बोली कि मेरा खाना भी नहीं बना के देती, मेरे केयर नहीं करती। तो ये सब बातें, पर वो बेचारी चुपचाप सहती रही। तो ऐसी परिस्थितियों की शिकार हेमा तलाक तो नहीं ले पाई, लेकिन घर में रहकर ही उसने भी पति से दूरियां बना ली। दूरियां बनाने से पहले उसने साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करके देख लिया कि शायद पति संभल जाए, लेकिन अफसोस पति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आखिर कहाँ तक वह पति की मनगढ़ंत शिकायतों को दूर करती? संभव भी तो नहीं है ना। पति के कटु वचन, हर समय उसको दुष्ट औरत, कुत्तों की बेटी, उसके मायके वालों के लिए कुत्तों की बेटी, सड़ सड़ के तू मरेगी, तुझे तो पुलिस से ऐसा कुटवाना चाहिए। ये बात तो जो उसने बताई, मैं वो शब्द आपके सामने नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन बहुत एब्यूजिंग वर्ड्स उसने बोले हेमा के सामने कि तुझे तो पुलिस से ऐसा कुटवाना चाहिए कि मेरे सामने तेरी आवाज़ भी ना निकले, तब तुझे पता चलेगा कि तू क्या चीज़ है। हेमा के मस्तिष्क में रात दिन ऐसे ये वाले शब्द पति के गूंजने लगे। उसे लगने लगा था कि कहीं सचमुच में मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ, मैं सचमुच में कोई दुष्ट औरत तो नहीं हूँ। उसने पति के 2-3 खास दोस्तों को भी ये सारी बातें बताईं, और पति से पिटने का सबूत भी किसी तरह से उसने जुटाया और उनको दिखाया। लेकिन घड़ियाली सिंपैथी उसको दिखा करके, और वो लोग आज भी उसके पति के हाथ में हाथ डाले घूमते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे याद है, पहले ज़माने में कोई कोर्ट कचहरियाँ नहीं हुआ करती थी, समाज ही कोर्ट होती थी। समाज में अगर कोई बात लेकर अपनी परेशानी पहुंचता था, पंचायत भी जिसे बोला करते थे, जो आज भी कई गांवों में मौजूद हैं, तो उनको, ऐसे पतियों को समाज से बहिष्कृत कर देने की धमकियां दी जाती थी, जिसके कारण वो पति को दब के रहना पड़ता था। मतलब वो पत्नी पर अत्याचार नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे समाज से बाहर कर देने का, किसी भी घर में बुलाने का, किसी शादी ब्याह में, किसी भी फंक्शन में बुलाने का उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। तो वो असली कोर्ट होती थी। तो हेमा ने भी यही सोचा कि मैं इसके खास दोस्तों को बताऊं, ताकि बात बाहर भी ना फैले। खास दोस्त हैं, किसी से नहीं कहेंगे और इसको समझा भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बाद से वो और चुप हो गई। उसने और किसी से कहना, जो एक कोशिश की थी यार दोस्तों से कहने की, वो भी बंद कर दी। उस चालाक पति ने दुनिया में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए हेमा को एक कार जरूर दे रखी है, तो ताकि लोगों को दिखे, अगर वो कहेगी भी किसी से तो कोई विश्वास नहीं करेगा आसानी से। ये बात उसको कब समझ आई, जब वो एक बार हिम्मत करके, उसको बहुत मारा था उसके पति ने। उसने मुझे बताया कि उसका शोल्डर जाम हो गया था, उसका हाथ हिलना, राइट हैंड बता रही थी कि उसका ऐसे हिलना बंद हो गया था, ऐसे ही रह गया था। तब वो डॉक्टर्स के गई और वो डर गई बहुत। तब वो कोई एनजीओ में गई, महिला एनजीओ में, और वहाँ की इंचार्ज ने जब उसकी सारी कहानी सुनी, उससे पूछा कि तुम्हें
क्या सुविधाएं घर में दे रखी हैं। उसने बताया कार दे रखी है। तो उस इंचार्ज ने उसको ये बात बोली कि यही कार दे करके उसने तुम्हें बहुत कमज़ोर बना दिया है। मतलब तुम्हारी बात कोई मानेगा ही नहीं कि घर में इतना खराब व्यवहार करने वाला पति तुम्हें कार कैसे दे के रखे हुए है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम चुप रह करके घर में ही अलग रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद तो वो बेचारी और भी चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि ये पैसे वालों की और ताकत वालों की दुनिया है, यहाँ मेरी बात नहीं चलेगी। वो बहुत सीधी है, हेमा बहुत सीधी है। मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ और वो बहुत सीधी इनोसेंट लेडी है। खैर वो और भी चुप हो गई। ऐसे में फेसबुक उसके लिए वरदान साबित हुआ। फेसबुक की पोस्ट पढ़ पढ़कर उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसको चारों तरफ से कोई पॉजिटिव बात सुनने को मिलती ही नहीं थी, सब तरफ से नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो अब जब फेसबुक पर उसने पॉजिटिव पोस्टें आती हैं, इतनी ज़्यादा आती हैं, जब उसने वो पढ़ना शुरू किया तो इंटेलिजेंट तो है ही, एक एक चीज़ का भाव समझ जाती है। तो उसने तब उसका आत्मविश्वास लौटा कि यार मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। तब उसको समझ आया कि मेरी कोई गलती है ही नहीं। पति के साथ अगर अपनी बात शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी? भाई अगर उसे नहीं पसंद आती है तो वो आराम से मना भी तो कर सकता है ना। उसके लिए इतना ईगो में भर जाना और गुस्से में भर करके अब्यूज़ करना, मारपीट कर देना, ये कौन सा तरीका हुआ? तो उसका आत्मविश्वास लौटने लगा और वो समझ गई कि मेरे प्रति किसी की सोच की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखो, हर लड़का जो है ना वो समझदार और पढ़ी लिखी लड़की चाहता है अपने लिए पत्नी के रूप में। और फिर वो ये भी चाहता है कि वो चुप रहे, उसके सामने बोले नहीं, जो मैं चाहूँ वो करे, है ना। तो फिर मेरा ऐसे लड़कों से ये सवाल है कि फिर तुम्हें ऐसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की चाहिए क्यों? फिर तो तुम एक ओबीडियंट, मूर्ख और साइलेंट लड़की लाओ ना, जिसको जो अपना कोई विचारधारा अपनी रखती ही ना हो, तुम्हारे सामने बोल ही ना पाए, तुम जो कह दो वो करके दे दे, बस ऐसी लड़की से तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगी, तुम अपने आप को ओपन माइंडेड बताते हो, खुले विचारों वाले व्यक्ति बताते हो, तो और दूसरी तरफ तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे विचारों के विरुद्ध किसी पत्नी कोई भी ऐसी पागल नहीं होगी जो पति के विरुद्ध जाकर के काम करे, वो लड़की जो आर्थिक रूप से पति पे निर्भर है। तो ऐसी लड़की वो तुम्हारे विरुद्ध कभी भी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसकी विचारधारा तुम्हारी विचारधारा के विपरीत हो, ये हो सकता है। तो लेकिन जब तुम इतने खुले विचारों के अपने आप को बताते हो, ओपन माइंडेड बोलते हो, तो ऐसे में यदि पत्नी तुम्हारे सामने अपनी विचारधारा रखती है और वो तुम्हारे विचारों के विरुद्ध होती है, तो तुमको बुरा क्यों लगता है, तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? इसका मतलब कि इसका मतलब तुम्हें समझदार और इंटेलिजेंट लड़की नहीं लेनी चाहिए, है ना। वो नहीं सहेगी कभी भी कोई गलत बात। तो वो तो तुमसे एक मित्रता का व्यवहार चाहेगी, पढ़ी लिखी और स्मार्ट लड़की। तो देखो, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि रेस्पेक्ट करना और किसी की गलत बात को मान लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। रेस्पेक्ट भीतर से आती है। अगर वो भी अपनी पत्नी की बात को ध्यान से सुन करके और उस पर विचार करके भले ही ना कर देता, लेकिन तो उसकी पत्नी के, हेमा के मन में से उसके प्रति इज्जत खत्म नहीं होती। लेकिन जो उसने व्यवहार किया, दबा करके, डोमिनेट करके पत्नी से बात अपनी मनवानी चाहिए, तो वो विद्रोही हो गई और तो उसने गलत बात को मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके मन में पति के लिए रेस्पेक्ट खत्म हो गई होगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आज भी अगर हम किसी की कोई गलत बात मानने से मना करते हैं तो ये थोड़ी कि उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, रेस्पेक्ट अपनी जगह है। तो ये उसके साथ ऐसे कहानी चल रही है धीरे धीरे। तो एक बार ऐसे ही फेसबुक पर उसने संदीप माहेश्वरी, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी कोई एक मोटिवेशनल पोस्ट देखी। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मेरे शब्दों की जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन अपने नेगेटिव आईक्यू से अगर कोई मेरे शब्दों का गलत अर्थ लगा करके मुझे गलत समझता है तो उसकी सोच की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इस लाइन से तो उसमें बहुत ज़बरदस्त काया पलट हुआ। अब उसने अपनी खुशी के बारे में सोचना शुरू किया, जो वो भूल बैठी थी कि मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। हेमा ने मुझे बताया कि एक बार उसके पति ने उसके दोनों हाथ ऐसे पीछे पकड़े, ऐसे करके बताया उसने कि ऐसे दोनों हाथ पकड़े एक हाथ से, और
ऐसे झुक गई वो, ऐसे पीठ पर उसके मुक्के मारे, इतने मुक्के मारे कि उसका राइट हैंड, जो अभी मैंने आपको बताया ना, उसका राइट हैंड तब डैमेज हुआ था। तो उसको सर्जरी तक बता दी डॉक्टरों ने, सीधे बोला कि सर्जरी ही करानी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है। लेकिन वो सर्जरी के लिए तैयार नहीं हुई, शोल्डर सर्जरी के लिए। तो तब उसको किसी ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बारे में बताया। तो वहाँ की फिजियोथेरेपी सेंटर में उसको कोई नोन बंदा था उसका, कोई लेकर के गया। तो वहाँ पर कोई फिजियोथेरेपिस्ट उसे मिली और उस फिजियोथेरेपिस्ट ने उसका, हेमा का हाथ 1.5-2 महीने में 100% ठीक कर दिया, 100%। तो इन सब दर्दनाक और शर्मनाक परिस्थितियों में शादी के 15-20 साल बाद उसने अपनी राह बदलकर धर्म की तरफ मोड़ दी। जीवन भर बिना गलत साबित की जाने पर भी हेमा अब सचमुच पति और दुनिया के लिए गलत बन गई। उसने मुझे बताया, कहती कि अब मुझे अपने बारे में गलत सुनना बहुत अच्छा लगता है, बुरा सुनना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कम से कम मेरे साथ चिपकेंगे तो नहीं ये लोग, मुझे इनकी जी हुजूरी तो नहीं करनी पड़ेगी, करो मेरी बुराइयाँ, जितनी करनी है करो। ऐसे वो बोलने लग गई है। अब वो सचमुच में गलत बन गई। उसने गलत से मतलब किसी के साथ गलत नहीं करती, लेकिन उसने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया सबको। तो उसने सबकी परवाह करनी बंद कर दी। सच भी तो है, काल्पनिक नकारात्मक सोच से बंधे रिश्ते एक तरफा कोशिशों से संभल नहीं पाते। पैसे के मद में चूर पति भूल जाते हैं कि रिश्तों को ऊंची आवाज़ या जोर जबरदस्ती से नहीं बचाया जा सकता। रिश्तों की दवा प्यार और सम्मान की भावनाएं होती हैं अपने पार्टनर के प्रति। हेमा भी यही सोचकर सहती रही कि मैं ही कम बोलकर या चुप रहकर अपने रिश्ते को बचा लूं। लेकिन उसकी चुप्पी को तो सबने उसकी कमजोरी मान लिया और उसे ज़्यादा दबाना शुरू कर दिया। उसकी चुप्पी को भी पति परमेश्वर अपनी इग्नोरेंस मानते थे। उन्हें लगता था मेरी बात का जवाब नहीं देती है, मुझे इग्नोर करती है इतना ज़्यादा। जबकि सच ये है कि शब्द सिर्फ आवाज़ होते हैं। वो किसी के दिल पर बुरा असर तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी के दिल को जीत नहीं सकते। असली असर तो हमारी भावनाएं करती हैं। यदि मन में गुस्सा, दर्द या शिकायत है तो मीठे शब्द भी कड़वे लगते हैं। और यदि मन में प्यार और सम्मान है एक दूसरे के लिए तो साधारण सा वाक्य भी दिल तक पहुंच जाता है। हेमा को अपने पति से भावनात्मक व्यवहार कभी नहीं मिला। ये पशु पालते हैं ना लोग, कुत्ते वगैरह, ये देखो ना, अब वो जानवर भी उनके प्यार की भाषा को, उनके प्यार भरे ऐसे स्पर्श को भी पहचान जाता है और उनसे कितना प्रेम करते हैं पशु मालिकों से। काटते नहीं है वो अपने मालिकों को। तो फिर एक इंसान होकर के अगर उसको प्यार और सम्मान का व्यवहार मिलता तो वो लड़की, वो पत्नी क्यों अलग हो जाती अपने पति से, घर में ही रह करके भी। और जब तुमने इतनी बड़ी बात उसको कह दी, इससे बड़ी इंसल्ट उसकी और क्या होगी कि नौकर आके कह रहा है कि मैडम आप हट जाओ, साहब ने बोला है कि मेरा खाना वो नहीं बनाएगी, तू बनाएगा। तो उस अपमान को तो वो सचमुच सहन नहीं कर पाई और उस दिन के बाद से उसने पति के लिए खाना बनाया भी नहीं। सबको शिकायत है उसकी इस बात से, लेकिन वो स्वीकार करती है और बोलती है कि हाँ मैं नहीं बनाऊंगी, मार भी खाऊं, तुम्हारी सेवाएं भी करूं और जलील भी करो फिर तुम मुझे दुनिया भर में, तो मैं अब ये गलती नहीं करूंगी। ये सब उसने मुझे अपनी ज़बानी बताया। तो हेमा को अपने पति से भावनात्मक व्यवहार कभी नहीं मिला। उसकी भावनाओं को तो पति परमेश्वर कभी समझा ही नहीं। फिर वो उसका पति सिर्फ अधिकार लेना जानता था, अधिकार देना नहीं जानता था। धर्म से जुड़कर हेमा ने अपने और दूसरों के भी जीवन में दिखने वाली घटनाओं में जीवन का वो पहलू देखना शुरू किया। ये बहुत समझदारी की बात है उसकी। मैं तो फ्लैट हो गई हूँ इस बात पर कि उसने हर एक पूरी दुनिया में कण कण के को देखकर उसने जीवन का वो पहलू देखना शुरू किया जो कोई विरला ही देख पाता है या शायद कोई नहीं देख पाता है। उसने अपने मन को इतना मजबूत बनाया कि किसी के भी द्वारा मिलने वाले मान अपमान, अच्छे बुरे व्यवहार से, कम खाने को मिले या भरपेट खाने को मिले, पकवान खाने को मिले या रूखा सूखा खाने को मिले, उसे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। हेमा ने अकेले जीना सीख लिया। वो जान गई थी कि इस मान अपमान से कोई भी
उसकी आजीविका पर रोक नहीं लगा सकता और ना दे सकता है। जैसे उसने मुझे बोला कि मैं किसी भी शॉप पे चली जाऊँ, चाहे मॉल में चली जाऊँ, अगर वहाँ भी मेरी बदनामी के चिट्ठे उड़ रहे हों, खुले खुले में बदनामियाँ हो रही हों, तो भी किसी दुकानदार की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे अपनी दुकान का कोई सामान बेचने से मना कर दे। ये रहस्य, ये सच्चाई उसने समझ ली, तो वो बिल्कुल निशंक हो गई, निर्भय हो गई। तो और उसे ये भी समझ आ गया कि मान मुझे बहुत अगर इज्जत में मिल जाए तो भी मेरी भूख प्यास नहीं मिटेगी उस इज्जत से, ना मेरी बीमारियां दूर होंगी, ना मेरी गर्मी सर्दी से सुरक्षा होगी, और अगर अपमान मिलेगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों में। ना अपमान मिलने से, ना मेरी भूख में कोई फ़र्क आने वाला है, प्यास में नहीं। यही सब चीज़ें रिवर्स करके उसने बोला। तो इसलिए अब उसे मान मिले, अपमान मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे उल्टा अपयश अच्छा लगने लगा है और वो बहुत खुश रहने लगी है। उसने प्रकृति को ही अपना दोस्त बना लिया। पता है ये चेंज उसको क्यों आया? जब से उसने संदीप माहेश्वरी की वो पोस्ट पढ़ी ना कि किसी की जिम्मेदारी, किसी की सोच की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तब से उसको ये समझ आया कि मैं जो भी कहती हूँ, करती हूँ, वो बहुत अपनेपन के साथ, वफादारी के साथ बोलती हूँ, पति समझ के अपनापन के साथ मैं बोलती हूँ। पर अगर तुम्हें मेरी बातें जहर का काम करती हैं, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो, तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर है, मुझ पर नहीं है। तो उसने सारी बातों से अपने को अलग कर लिया और खुश रहने लगी। उसने प्रकृति को ही अपना दोस्त बना लिया। ये बहुत ही स्मार्टनेस का काम किया उसने। पूरी प्रकृति को वो अपना दोस्त बनाकर बैठी है आज। कैसे कि प्रकृति से बातें करती है, उसे बहुत पसंद है नेचर के साथ बातें करना। कभी उदास होने पर वो पेड़ों के पास जा बैठती है, जो कॉलोनी में पार्क्स होते हैं ना, वहाँ जाके बैठ जाती है और उनसे बातें करती है। क्या बातें करती हैं, सुनो आप। वो पेड़ों से पूछती है कि तुम तो सालों से एक ही स्थान पर, एक ही पोजीशन में खड़े हो। गर्म, तेज, सर्द हवाएं तुम्हें जिस तरफ ले जाती हैं, तुम्हें उधर ही झुकना पड़ता है। क्या कभी तुम्हें यहाँ से हटने का मन नहीं करता? हवाओं के इतने तेज बहाव से बचने का, तुम्हारा उपाय करने का कोई मन नहीं करता? लोग अपने लाभ के लिए तुम्हारे खूबसूरत फूल, फल, पत्ते सब तोड़ कर ले जाते हैं, तुम पर कैंची चला देते हैं, पर तुम फिर भी नए फूल पत्तों का सृजन करने से नहीं चूकते। कैसा उदार दिल है रे तुम्हारा। नदियों समुद्रों से हेमा पूछती है, तुम्हारे उछलते हुए जल प्रवाह में लोग आकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। कोई डूबकर मर भी जाते हैं तो कोई तैरकर पार भी होते हैं। कोई तुम्हें पवित्र मानकर पूजते हैं तो कोई गंदगी में फेंक कर तुम्हें गंदा करने में भी मज़ा मानते हैं। पर तुम तो अपनी लहरों का बनाना बंद नहीं करते, ना ही उन लोगों को अपने नज़दीक आने से रोकते हो। कैसे कर लेते हो तुम ये सारे समतामयी कार्य? ऐसे वो बातें करती है। और मुझे तो तब आश्चर्य हुआ जब हेमा ने बताया कि उसे प्रकृति से उसके हर सवाल का जवाब भी मिलता है। मैं बड़ी जिज्ञासा से बोली कि मुझे भी बताओ क्या जवाब मिलता है और कैसे मिलता है। तब उसने बताया कि जगत की, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उसे कहती नजर आती है कि हमें दुख तो तब हो जब हमें अपनी असीम सामर्थ्य का पता ना हो। पेड़ों को पता है कि ऊपर ऊपर से कोई उन्हें कितना भी तोड़ ले, काट ले, लेकिन मेरे पास ढेरों फूल उगाने की जो एक असीम शक्ति है, वो नष्ट नहीं कर सकते। पानी कहता है कि किसी के गंदा किए से मैं गंदा नहीं होता। मुझे ऊपर ऊपर से मत देखो, मेरा सौंदर्य देखना है तो मेरे भीतर गहराई में आओ। वहाँ गंदगी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे गर्भ में तुम्हें रत्नों के भंडार मिलेंगे। मैं किसी को ना मजे देता हूँ, ना ही डुबोकर किसी की जान लेता हूँ। सबकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई मुझसे मिलकर आनंदित होता है, कोई डूब जाने की कल्पना के भय से मेरे पास भी आना नहीं चाहता। ये सारी नदियों और समुद्रों से जो उसने सवाल पूछे, उनके जवाब में उसने मुझे बताया। हालांकि जवाब तो सब उसके भीतर बैठा अंतरात्मा जो है वो ही देती है, लेकिन कहने का मतलब कि उसकी अंतरात्मा इतनी पवित्र है कि जब वो निश्चल मन से ये सब बातें प्रकृति के साथ करती है, तभी तो उसकी अंतरात्मा उसे ये जवाब दे पाती है, वरना कैसे दे पाएगी? काले मन वाले को तो इतने सुंदर जवाब नहीं मिलेंगे। तो समुद्र और नदियाँ ऐसे उसको जब बताते हैं और ये भी कहते हैं कि किसी के शरीर की योग्यता ही ऐसी होती है कि वो डूब करके समुद्रों में मर जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं, तैर करके बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे किसी से कोई प्यार या नफरत हमें नहीं है,
क्योंकि हम तो बस अपने सौंदर्य में ही मगन रहते हैं। हेमा का कहना है कि आज वो अपनी इस हर बुराई सुनकर भी खुश रहना सीख गई है, क्योंकि वो समझ गई है कि बुराई मुझ में नहीं, देखने वाले के नज़रिए में है। हंस तो दूध में से भी पानी अलग करके दूध पी लेता है, और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। सीप पानी को मोती और कीचड़ पानी को कीचड़ बना देती है। जीवन रोटी कपड़ा और मकान से ही चलता है। ये बहुत बड़ी बात उसने बोली कि जीवन जो चलता है वो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, मान अपमान से जीवन का कोई संबंध नहीं है। वो हमारी काल्पनिक सोच है कि हम प्रशंसा को तो सुनना चाहते हैं और अपनी निंदा को दूर रखना चाहते हैं। तो ये रहस्य जब उसने अपने अंदर उतार लिया तो उससे दुखी कौन कर सकता था? बताओ, कौन कर सकता है ऐसे व्यक्ति को दुखी? तो इसलिए उसका ये कहना है कि जब ये सच्चाई है जीवन की, तो मैं किसी की दूषित मानसिकता से अपने आनंद को नष्ट क्यों करूं? इस प्रकार आज हेमा प्रकृति के साथ अपना समय आनंद में जीती है। कभी वो घर में बोर होती है या उसके पति की तानेबाजी से परेशान हो जाती है तो वो निकल जाती है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कहीं भी निकल कर पहाड़ों पे चली गई, कभी बीचेस पर चली गई, कहीं भी जा कर के, या किसी होटल में ही जा कर के 2 दिन बिता करके आ जाती है। तो वो इसी तरह बातें करती है अकेले में, तो बहुत उसको अच्छा लगता है। तो उसे अब किसी की आवश्यकता नहीं होती। वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी है, फिर भी अपने इस अलौकिक श्रद्धान के बल पर हर समय मुस्कुराहटें बिखेरती है। मुझे उसके जीवन से बहुत प्रेरणा मिली। मैंने भी अब प्रकृति के साथ जीने का अभ्यास शुरू कर दिया है। हम भी प्रकृति की ही एक वस्तु हैं। अंतर बस इतना ही है कि ये प्रकृति जड़ है और हम चैतन्य हैं। अपनी इस चेतना को पहचान कर इसी में जीना सीखें और सब कुछ भूलकर बाहर की जड़ प्रकृति को अपना मित्र बनाएं, तो यकीन मानिए एक पल के लिए भी आपको अकेलापन नहीं अखरेगा। क्योंकि नाजुक सी पंखुड़ियों वाला फूल जैसे अनेक कांटों के बीच रह कर के भी अपनी प्रकृति मतलब नेचर, अपना स्वभाव जो कभी चेंज नहीं होता। एक वो कहावत है ना, इंग्लिश में तो मुझे याद नहीं आ रही कि क्या है, टेम्परेरी चीज़ों में हर चीज़ परमानेंट होती है, ऐसी कोई कहावत है इंग्लिश में। तो ऐसे ही हमारा जो स्वभाव, मैं उसी स्वभाव की बात कर रही हूँ, टेम्परेरी स्वभाव नहीं है। गुस्सा आना, ईगो आना, ये सब टेम्परेरी स्वभाव है। गुस्सा आता है, थोड़ी देर रहता है, फिर चला जाता है। मैं उस शाश्वत, उस परमानेंट नेचर की बात कर रही हूँ जो हमारे साथ है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। जलती हुई आग पर भी आप उबलता हुआ पानी भी डालोगे ना तो भी वो आग को बुझा देगा, तो इससे शीतलता पता चलती है। तो इसी तरह उसने भी ये सीखा कि हमें भी अपनी प्रकृति, अपने चैतन्य स्वभाव के साथ जुड़ा होने के कारण नहीं, जैसे फूल की मैं बात कर रही थी कि जैसे नाजुक नाजुक पंखुड़ियों वाला फूल कांटों के बीच में रह करके भी अपनी प्रकृति और स्वभाव के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए तोड़े जाने पर भी बार बार उगता है, बार बार खिलता है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस तोड़े जाने पर उसकी नज़र नहीं है, उसकी नज़र उस स्वभाव पर है, परमानेंट स्वभाव पर। और वो परमानेंट स्वभाव क्या है? बार बार फूलों की, फलों की उत्पत्ति करना। तो इसी तरह हम चैतन्य हैं, तो हमारा भी एक ऐसा परमानेंट स्वभाव है, और वो है सिर्फ जानने देखने का। तो हम भी सिर्फ जान देख ही सकते हैं, और ये हम भी यदि अपने स्वभाव से जुड़े रहें तो किसी की ताकत नहीं कि कोई हमें दुखी कर सके। ये चेंज होने वाले जो थॉट्स हैं, इनमें एकत्व करके बैठे हैं, इनमें उलझे हुए हैं हम, इसलिए दुखी होते हैं, क्योंकि तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी याद में अपने आप रोते रहते हैं। तो उल्टा ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? तोड़े जाने पर, काटे जाने पर भी खिलते हैं और मौसम को भी महकाते हैं। उसी प्रकार हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी सोच, हमारा तत्व ज्ञान भी यदि अपनी प्रकृति मैं कह चुकी हूँ कि चैतन्य स्वभाव, उससे जुड़ जाए तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी हम सदा खिलते महकते रहेंगे। जब तक ये स्वभाव से दूर हैं, हमारी सोच, हमारी धार्मिक या लौकिक भावनाएं, ये जब तक अपने स्वभाव से दूर हैं तब तक ओढ़ी हुई हैं और जरा सी प्रतिकूलता की हवा से ही मुरझा जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? यही है, मुरझाना, क्योंकि स्वभाव से नहीं जुड़े, कर्म के उदयों से जुड़े हैं, बाहर की दुनिया से जुड़े हैं। बाहर की दुनिया तो मतलब ही है
उसे तो किसी की तकलीफ़ से कोई मतलब ही नहीं है। हेमा की पूरी कहानी से ये बात निकल कर के आई। तो एनीवेज, तो इसीलिए हम टूट जाते हैं, मुरझाए रहते हैं, हमारे चेहरे की हंसी उड़ जाती है, मतलब कि डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। इसलिए हर समय अपने स्वभाव से जुड़े रहने का अभ्यास करें। बस इसी भावना के साथ मैं हेमा का जीवन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही आपके लिए एक सवाल भी छोड़ रही हूँ कि यदि आप हेमा के पेरेंट्स के स्थान पर हैं तो प्लीज़ इस कहानी को सुनकर आप ऐसी गलतियां अपने बच्चों के साथ कभी मत दोहराना। और यदि आप हेमा के स्थान पर हैं तो खुद को इतना मजबूत बनाना कि आपकी अच्छाइयाँ भी बनी रहें जैसे हेमा की बनी हुई हैं। उसने अपने पति की बुराइयाँ नहीं की जा करके, अपनी सफाइयाँ नहीं दी जा करके कि जो वो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। वो चुप बैठी है, वो अपने कर्मों पे भरोसा, सीता को याद करती है कि सीता की क्या गलती थी। फिर भी उसके पति ने उसको जानते हुए भी कि वो निर्दोष है, उसको वनवास दे दिया, प्रेगनेंसी की हालत में भेज दिया। उसी तरह से हेमा भी जानती है कि वो निर्दोष है, उसका पति भी जानता है कि वो उसकी पत्नी निर्दोष है, लेकिन फिर भी वो उसकी बुराइयां करता है। तो वो हेमा कहती करने दो, उसने अपनी अच्छाइयों को जाने नहीं दिया। वो एक कहावत है ना, मैंने बहुत साल पहले अपनी सिस्टर के घर पे कैलेंडर पे पढ़ी थी एक लाइन, वो मेरे दिलो दिमाग पे छा गई है कि मनुष्य जैसा व्यवहार अपने लिए पसंद करता है वैसा ही उसे दूसरों के लिए भी करना चाहिए, दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो वही हेमा का कहना है कि मुझे जो व्यवहार पति का मेरे लिए पसंद नहीं है वही व्यवहार मैं उनके प्रति करूँ तो वो मुझे और भी नापसंद होगा। तो इसलिए वो अब अपनी अच्छाइयों को भी बरकरार रखे हुए और डिप्रेशन से भी बाहर आ चुकी है। एक बात और बताना चाहूँगी कि हेमा जैसी लड़कियों ने ही अपनी बेटियों को नौकरी करना सिखाया। वो उसकी मजबूरी, उसकी तरह मजबूरी का जीवन नहीं जिएंगी, इसलिए उन्होंने बेटियों को मजबूत बनाया। और बेटियों ने भी घर में पिताओं का, ये मैं ऊपर बता ही आई हूँ शायद ये वाली बात, हाँ, तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी मम्मियों के साथ में जो पिताओं का दुर्व्यवहार देखा बेटियों ने, उसी के कारण उनके मन में कहीं ना कहीं पतियों को लेकर के गलत इमेज बैठ चुकी है, जिसके कारण वो आज की लड़की अपने पति की रेस्पेक्ट नहीं करती। प्यार तो बहुत दूर की बात है, रेस्पेक्ट ही नहीं करती। और जहाँ रेस्पेक्ट है वहाँ प्यार ऑटोमेटिकली होता है, रेस्पेक्ट नहीं तो प्यार हो ही नहीं सकता। तो और मैं ये बात भी नहीं मानती कि आज की खराब परिस्थितियों के लिए बेटियां या बहुएं जिम्मेदार हैं। परिवार और समाज का विकृत ढांचा ही इसका जिम्मेदार है। यदि कोई एक दो परिवार भी इस कहानी से सुधर जाए ना, तो मैं अपना ये वीडियो बनाने का श्रम सार्थक समझूंगी। तो बस साथियों, मेरे मन में एक बहुत बेचैनी थी कि ये कहानी ज़रूर सबके सामने आनी चाहिए। और हेमा से परमिशन मुझे बड़ी मुश्किल से लेनी पड़ी, फिर भी उसने कहा नाम नहीं लेना मेरा, ना जगह का नाम लेना। तो मैंने वो सब गुप्त रखते हुए आपके सामने उसका जीवन शेयर किया कि किन कठिन परिस्थितियों में रहकर उसने अपने आप को इन हालातों से निकाला। हाँ, एक बात और याद आ रही है, उसने ये भी बताया मुझे कि एक बार उसके घर में कोई 20-22 साल की लड़की नौकरानी थी। वो पति के दुर्व्यवहार को देख देख करके वो भी इज्जत नहीं करते ना, नौकर भी। फिर घर में ऐसी पत्नियों की कोई नौकर उसकी इज्जत नहीं करता घर में। तो उस लड़की ने भी बहुत बुरा व्यवहार किया उसके साथ। और वो इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी हेमा, इतनी डिप्रेशन में कि एक दिन उसने उस लड़की के पैर पकड़ लिए और बोली कि तू मुझे मेरे घर में कोने में पड़ा रहने दे। इतने गंदे डिप्रेशन में थी और वो आज बाहर निकाल के लाई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं संदीप माहेश्वरी जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने हेमा जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है अपनी बातों से। और आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि कभी भी गलत बात नहीं बर्दाश्त कीजिए और अपनी अच्छाइयों को जाने मत दीजिए। मजबूत बनिए, भले ही आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन आपकी मानसिक ताकत आपके साथ होनी चाहिए, तो बाकी बाहर की सारी कमजोरियां अपने आप दूर हो जाती हैं। ओके, नमस्ते।